हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करेंगे। यहां पर ध्यान दें कि एक्सेलरेशन वेक्टर के नाम से एक क्लिप पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिसमें किसी पार्टिकल के आर्बिट्रेरी पाथ पर ट्रेवल करने की कंडीशन में एक्सेलरेशन वेक्टर को सॉल्व किया जा चुका है। इसके अलावा वेलोसिटी वेक्टर के रूप में पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया जा चुका है। उस एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को यूज करके सर्कुलर मोशन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक्सेलरेशन वेक्टर में हमने जनरल मेथड से ज्योमेट्री के बेस पे एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्सप्लेन किया था। आज हम इस डिस्कशन में कैलकुलस की हेल्प से सर्कुलर मोशन को स्पेशली एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। आज के डिस्कशन में हम किसी सर्कुलर पाथ पे चलने वाले पार्टिकल पर ही स्पेसिफिक रहेंगे, जबकि एक्सेलरेशन वेक्टर में निकला हुआ आउटकम किसी भी प्रकार के मोशन को कवर कर सकता है। आज हम सर्कुलर मोशन को एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे और इससे एसोसिएटेड सभी पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान दें, यहां पर हेडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूप में प्रेजेंट की जा रही है। इस यूनिफॉर्म वर्ड को देख के यूनिफॉर्म मोशन से कंफ्यूजन न करें। यहां पर आप ध्यान रखें कि मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम ऐसे मोशन को डिफाइन करते हैं जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर का रोल प्ले करता है, और इसके अलावा सभी मोशंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। इस टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। तो इस यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग आप मोशन को डिफाइन करते समय यूज किए गए यूनिफॉर्म वर्ड से न लगाएं। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और यह बिल्कुल क्लियर है कि सर्कुलर पाथ पे चलने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं रह सकता। जो पार्टिकल हर इंस्टेंट के बाद अपनी डायरेक्शन बदल दे रहा हो, उसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट कैसे रह सकता है? फिर भी टॉपिक को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जा रहा है। इस यूनिफॉर्म वर्ड को महज आप इस टॉपिक के नाम के रूप में समझने की कोशिश करें। इसे आप यूनिफॉर्म मोशन ना समझें। यह बात बिल्कुल क्लियर समझें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाने वाला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है। इन दोनों में से कोई भी यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद भी यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसे महज एक नाम समझा जा सकता है। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि गरीबदास के नाम से कोई बहुत रिच पर्सन डिफाइन किया जा सकता है, और करोड़ीमल के नाम से हम किसी गरीब आदमी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आने वाले वर्ड्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को आप मोशन की कैटेगरी न समझें। कैटेगरी के बेस पे मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं कि कैटेगरी के बेस पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल को स्टडी कर रहे हैं। इसका नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन कैटेगरी वाइज ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है। अब ध्यान दें, मान लीजिए एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है। कुछ इस तरह से मैं पार्टिकल के ट्रैक को डिफाइन कर रहा हूं। चूंकि हम जानते हैं कि इस डिस्कशन में एंगुलर वेलोसिटी वर्ड को यूज किया जाएगा और डिस्कशन एक पार्टिकल के लिए चल रहा है, तो जैसा कि हमने अपनी एंगुलर वेलोसिटी के नाम से बनाई गई क्लिप में एक्सप्लेन किया है कि किसी पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। एंगुलर वेलोसिटी को एक बॉडी के लिए डिफाइन किया जाता है। बॉडी कंप्लीट करने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट के रूप में एक पॉइंट और चुनना होगा।
ताकि मैं पार्टिकल और उस पॉइंट को ज्वाइन करा के एक रेडियस वेक्टर बना सकूं और फिर उस रेडियस वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकूं। यहां पर आप ये बात माइंड मेकअप रखें, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर पे बनाई गई क्लिप को रिवाइज करें आप और ये समझें कि ओमेगा वर्ड किसी बॉडी के लिए यूज किया जाता है, एक पार्टिकल के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। एक पार्टिकल के लिए जब आप इसे यूज करते हैं तो इस ओमेगा का मीनिंग रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करने लगता है। सो मुझे क्लियरली ये बात बतानी होगी कि किस पॉइंट पर मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है या किस पॉइंट को आपने मेजरमेंट का पॉइंट बनाया है। सो इस सर्किल के सेंटर पॉइंट O को हम मेजरमेंट का पॉइंट बना रहे हैं। मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट A पर है और t सेकेंड की ट्रेवलिंग के बाद यह पार्टिकल इस पाथ में किसी पॉइंट B तक पहुंचता है, यानी B पॉइंट के लिए मैं टाइम को t इक्वल टू t कह सकता हूं। इस ड्यूरेशन में पार्टिकल ने जो एंगल मेजर किया है सेंटर पे, हम उसे थीटा मान रहे हैं और इस पार्टिकल और O को ज्वाइन कराने वाले रेडियस वेक्टर के लिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिफाइन किया जा रहा है। अब ध्यान दें, ओमेगा के वैल्यू के वेरिएशन के बेस पे ही किसी मोशन, किसी सर्कुलर मोशन को या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन किया जाता है। यहां पर ध्यान दें कि अगर इस सर्कुलर मोशन के लिए यूज किए जाने वाले इस ओमेगा वेक्टर को एक कांस्टेंट वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इसे कांस्टेंट वेक्टर के रूप में यूज करने पर जिस सर्कुलर मोशन पे आप डिस्कशन करेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाएगा। जबकि दूसरी ओर अगर ओमेगा वेक्टर को एक वेरिएबल वेक्टर के रूप में यूज किया जाए, एक ऐसे वेक्टर के रूप में यूज किया जाए जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूप में डिफाइन किया जाएगा। क्योंकि इस क्लिप में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आप क्लियरली समझें कि ओमेगा वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, यानी ओमेगा को एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में माना जा सकता है। यहां पर यूज किया जाने वाला ओमेगा टर्म ओमेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दें, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन B है, तो इस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को AB वेक्टर के रूप में समझा जा सकता है। अगर मैं इस एंगल को यूज करके इन दोनों पोजीशंस के वेक्टर प्रेजेंट करूं O के रेफरेंस में, तो A के पोजीशन वेक्टर को रेडियस वेक्टर I कैप और B के पोजीशन वेक्टर को रेडियस वेक्टर cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा जे कैप से प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि ओरिजिन को रेफरेंस मान के जब ये वेक्टर्स लिखे गए हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन को आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग और इस सेकेंड डायरेक्शन को जे कैप यानी वाई एक्सिस के अलोंग के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। सो इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंगली इन दोनों वेक्टर्स को लिखा गया है और अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी को मैं लिखना चाहूंगा आर वेक्टर और इसका वैल्यू होगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और इनिशियल पोजीशन को अगर मैं इससे माइनस करूं तो ये इन दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका बनेगा। सो इस तरह से मैं इस प्रोसेस में इस पार्टिकल की ट्रेवलिंग के लिए t सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर सकता हूं। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हम जानते हैं थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो इस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल्स जो कि आर वेक्टर और थीटा के रूप में देखे जा रहे हैं, अगर इन्हें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो जो आउटकम हमें मिलेगा एक बार आप उसे समझें। वो आउटकम होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू आर कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन को साइन थीटा विथ माइनस साइन और डी थीटा बाई डी टी के प्रोडक्ट से दिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाना है
तो थीटा को टी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना होगा। सो फर्स्ट टर्म के डिफरेंशिएशन को इस तरह से लिखा जा सकता है आई वेक्टर के कोफिशिएंट के रूप में, और सेकंड टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यह होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी विथ जे वेक्टर माइनस आर आई कैप। चूंकि एक कांस्टेंट पोजीशन है सो इसके डिफरेंशिएशन को नल वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। सो मैं इसे इस पूरे एक्सप्रेशन से लीव कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि डी आर वेक्टर बाई डी टी का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया जा रहा है। डी आर वेक्टर बाई डी टी को बाय डेफिनेशन वेलोसिटी वेक्टर फॉर द पार्टिकल के लिए डिफाइन किया जा सकता है। सो वी वेक्टर का वैल्यू जो हमें मिला है वो है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो कुछ इस तरह से आप वी वेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं इस पार्टिकल के मोशन से एसोसिएटेड। सो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है उसकी पोजीशन को रेडियस की वैल्यू और एक यूनिट वेक्टर की हेल्प से कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। आप इस वेक्टोरियल वैल्यू में थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करके इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस को पता कर सकते हैं। दूसरी बात पे ध्यान दें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पता करने के लिए आपको इन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ा और इसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू कुछ इस तरह से मिला। यहां पर आप ध्यान देते रहे कि सर्कुलर पाथ में चलने वाले पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा वेक्टर को डी थीटा वेक्टर बाय डी टी के रूप में डिफाइन किया जाता है और चूंकि इस प्रोसेस में ओमेगा एक कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है सो यूज होने वाले डी थीटा बाय डी टी जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है एक वेक्टर के रूप में नहीं, सो उसे ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर किया जा सकता है। हम इस टर्म को ओमेगा के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें कि हमने इस डिस्कशन में वेक्टर्स आई और जे को यूज किया है। तो वेक्टोरियल नेचर को आई और जे की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा रहा है। डी थीटा बाई डी टी को केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में समझा जा रहा है। इससे पहले अपनी एक्सेलरेशन वेक्टर की क्लिप में हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को या वेलोसिटी वेक्टर की क्लिप में वेलोसिटी वेक्टर को आर्बिट्रेरीली प्रेजेंट किया था। उस डिस्कशन में हमने आई और जे में इन कंपोनेंट्स को ब्रेक नहीं किया था। सो आज हम आई और जे वेक्टर का यूज करके इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अपनी पिछली क्लिप में हमने आर्बिट्रेरीली इसे सॉल्व किया था। सो उन क्लिप्स को देख करके आप उस तरीके को भी समझ सकते हैं। अब वी वेक्टर को आर डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर ध्यान दें कि इस टर्म को ओमेगा लिखने के बाद वेलोसिटी वेक्टर का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिया जाएगा। यह होगा आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब आप ध्यान दें कि थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर वेलोसिटी वेक्टर की डिफरेंट वैल्यू पता लगाई जा सकती है। यहां पर ध्यान दें कि जिस पॉइंट बी को इस डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा है। सो एंगुलर पोजीशन को थीटा कंसीडर करते हुए हम इस पॉइंट के वेलोसिटी वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान दें कि इस ओबी वेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि इस पॉइंट बी पर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को इस प्रेजेंटेशन से दिया जा रहा है। सो ओबी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल को जानने के लिए अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या आउटकम मिलेगा, एक बार आप उसे समझें। ये डॉट प्रोडक्ट होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डॉट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर आप ध्यान दें कि आई और आई को डॉट किया गया है, जबकि जे और जे को, आई और जे का डॉट 0 होता है, हम ये बात जानते हैं। सो फाइनली इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिला वो 0 है।
इससे ये मालूम चल जाता है कि इस पॉइंट बी पर पार्टिकल के वेलोसिटी का वेक्टर और इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में जो इस डायग्राम में देखे जा सकते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते समय पाथ के किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर या बी के पोजीशन वेक्टर के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है। सो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इस पूरे सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर को कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यह सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पूरे डिस्कशन को आप समझ चुके हैं। सो अब अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा dv वेक्टर बाय dt इक्वल टू r ओमेगा जो कि कांस्टेंट है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप, और आप समझ सकते हैं कि ये माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप होना चाहिए, और कॉस थीटा जे को आप लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर को। अब इसे अरेंज करके अगर लिखा जाए तो ये प्रेजेंटेशन बनेगा एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी टर्म को ओमेगा के रूप में अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। यहां पर एक चेंज और करना चाहूंगा, इन दोनों माइनस को भी अगर कॉमन ले लिया जाए तो यह आउटकम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान से देखें कि बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर के रूप में दिखाया जा रहा है और उसे इस टर्म के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और वहीं दूसरी ओर एक्सेलरेशन वेक्टर को इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर यूज किया जा रहा है पोजीशन वेक्टर के लिए वही वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक्सेलरेशन वेक्टर के रूप में जिस वेक्टर को यूज किया जा रहा है वो माइनस साइन के साथ हमें मिल रहा है। यह क्लियरली बताता है कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो किसी भी पॉइंट पर उसके एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होता है। सो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सो जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और रेडियस वेक्टर भी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक ही लाइन पर होते हैं, बस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। सो इस तरह से सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म एस्पेक्ट को समझा जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि इस पाथ में ट्रेवल करने वाला ये पार्टिकल अपने एंगुलर वेलोसिटी को इस पूरी ट्रेवलिंग के दौरान कांस्टेंट रखे हुए है। अगर ओमेगा का वैल्यू वेरी करेगा तो हम इसी सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। अपनी अगली क्लिप में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करते समय हम ओमेगा को एक वेरिएबल वेक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे। सो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म फॉर्मेट को समझ सकते हैं। यह बात इस पूरी क्लिप में आप हमेशा ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।